गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं रोहिताश चौहान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सीरीज स्टार्ट हमने कल स्टार्ट अपनी सीरीज कर दी थी। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हैं। जून 2020 का हम एग्ज़ाम जो था हिस्ट्री का, वो एनालिसिस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। 15 क्वेश्चन कल हमने देखे थे विद एनालिसिस। आज उसके बाद वाले जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये एक क्वेश्चन था जो 2020 एग्जाम में पूछा गया था। इसके ऑप्शन देखो भाई क्या थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, कल मैंने आपको बताया था कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से पहले राजनीतिक पार्टी, उसका क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो दोनों जगह से क्वेश्चन बनता है। तो क्या क्वेश्चन था भाई? पहला ऑप्शन क्या था कि इसमें एक आंदोलन के रूप में उन विभिन्न राजनीतिक झुकाव, विचारधाराओं और सामाजिक समूह वर्गों को सम्मिलित किया जब तक वे प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध है। पहला ऑप्शन ध्यान से पढ़ो भाई, ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन ऑप्शन ध्यान से पढ़ने की बस आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात जो कर रहा है, ये उदारवादी दल की बात कर रहा है। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित होती है, और जो 1885 से 1905 तक का जो कांग्रेस का जो काल होता है, उसको हम उदारवादी काल बोलते हैं। यानी कि नरमपंथी जो लोग उसमें जुड़े हुए थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये उदारवादी लोग उसमें शामिल थे। तो इनकी जो नीति थी अंग्रेजों के सामने, वो याचना की नीति थी। ये प्रार्थना करते थे, ये उग्रवादी नहीं थी, ये क्रांति में विश्वास नहीं रखते थे। ये मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी लोग होते थे। कौन होते थे? मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी जो उदारवादी थे। तो इन्होंने पहले ऑप्शन में बोला है कि भाई राजनीतिक झुकाव, विचारधारा और सामाजिक समूह, ठीक है, वर्गों को सम्मिलित किया है जब तक कि वे प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध है। कोई भी पार्टी स्थापित होती है, उसकी एक अपनी विचारधारा होती है, अपनी विचारधारा पर कार्य करती है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक था भाई, है ना। दूसरा ऑप्शन था आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने जन आंदोलनों को संगठित नहीं किया, परंतु उन्होंने उत्पीड़कों के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष चलाया। जन आंदोलनों को इन्होंने संगठित नहीं किया। ये जो कार्य जो इनके होते थे, मध्यम बुद्धि वर्गीयों के जो कार्य होते थे, इनमें आम लोग शामिल नहीं होते थे, ये शहरों तक सीमित होते थे, ठीक है। कौन? उदारवादी लोग। बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा ऑप्शन था कि आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेस और वाक स्वतंत्रता के रूप में वाक स्वतंत्रता के प्रत्येक उल्लंघन के विरुद्ध संघर्ष किया। भाई बिल्कुल सही है। देखो, अभी देखो, जो उस समय 1878 के अंतर्गत जब लॉर्ड लिटन था, उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया, तो सभी ने उसका विरोध किया था। उस समय कौन थे? ये उदारवादी नेता जो थे भारत में अंदर। तो इन्होंने जो प्रेस के अंदर इनके आवाज उठाई, प्रेस के विरुद्ध, ठीक है, अगर इनका उल्लंघन हुआ। नेक्स्ट ऑप्शन था भाई कि उन्होंने न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के पृथक्करण के लिए संघर्ष किया और नस्ली भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। बिल्कुल सही बात है भाई। तो चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही थे। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। अगर आपने बेसिक जानकारी कांग्रेस से संबंधित थी तो आप इसको आंसर सही कर सकते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आप एक बार उस चीज को देख लो। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है, और क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा? तो कुछ आरंभिक जो अधिवेशन कांग्रेस के होते हैं, स्पेशली आपको वो याद रखने हैं। कौन से आरंभिक? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, 1885। इसके बाद जो कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं, उन अधिवेशनों को विशेष तौर पर याद रखना है, जिसमें मुख्य घटना घटी। आपसे पूछ लिया जाएगा प्रथम अधिवेशन जिसने मतलब मुस्लिम व्यक्ति ने उसकी अध्यक्षता की थी, तो मद्रास का अधिवेशन 1887 का। आपसे पूछ लिया जाएगा कि वह कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसी यूरोपीय व्यक्ति ने की, तो जॉर्ज यूले ने उसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ पे की थी? इलाहाबाद के अंदर की थी। इसमें फिर आपसे यहाँ भी ये भी पूछ सकते हैं कि किस अधिवेशन के अंदर जो अभिभाषण जो पढ़ा गया था, वो हिंदी भाषा में पढ़ा गया था सबसे पहली बार। तो वो पढ़ा गया था इलाहाबाद के अंदर, जब अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले कर रहे थे। तमिल में सबसे पहली बार कब पढ़ा गया था? मद्रास में पढ़ा गया था 1887 में, है ना। तो आपसे इसी प्रकार से पूछ सकते हैं भाई भाई किस में यूरोपियन ने की थी, कौन है मुस्लिम था, तो ये शुरुआती पढ़ लिए। इसके बाद आप एक चीज देखना कि भाई ये आपसे पूछा जाएगा जो मुख्य घटना किसी भी अधिवेशन में घटी हो 1947 तक, तो वो तो आपको सभी के सभी करनी है भाई। आपसे पूछ लिया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द कब जोड़ा गया, या ना। एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सरकारी अधिकारी के मतलब शामिल होने पर रोक किस अधिवेशन में लगाई गई, तो मुख्य घटना तो करनी है।
किस अधिवेशन के अंतर्गत जो वंदे मातरम नारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनाया गया था 1896 में, है ना। रहीमतुल्लाह साहनी थे उस समय अध्यक्ष थे। बंगाल विभाजन के समय कौन था कांग्रेस का अध्यक्ष, है ना। या स्वदेशी आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। सूरत विभाजन जब होता है उसके समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत आता है, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। राजधानी परिवर्तन होता है कलकत्ता से दिल्ली के अंदर, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था। या जो तीनों ये दल एक जगह मिलते हैं, नरम दल, गरम दल और ये मुस्लिम लीग 1916 के अंदर अधिवेशन की, लखनऊ अधिवेशन होता है ना, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, मजूमदार ने। वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें किसी महिला ने अध्यक्षता की थी, प्रथम महिला ने, तो 17। अगर पूछे प्रथम महिला ने 1917 में एनी बेसेंट, अगर पूछे प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू 1925 के अंतर्गत। किस अधिवेशन के तहत, मतलब उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड घटी थी, या असहयोग आंदोलन जो हुआ था उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ये मुख्य मुख्य में एक बार आपको ओरली करा रहा हूं, इनको तो आपने छोड़ना नहीं है। स्वराज पार्टी की स्थापना के समय कौन था अधिवेशन का अध्यक्षता जिसने की थी, ठीक है। या मद्रास अधिवेशन 1927 में होता है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तीनों गोलमेज के सम्मेलन के समय अध्यक्षता किसने की थी। कौन सा अधिवेशन गांव में हुआ था। ये सुभाष चंद्र बोस जी कौन कौन से अधिवेशन से जुड़े हुए थे, किन दो अधिवेशन से जुड़े हुए थे, वे दो अधिवेशन कहाँ कहाँ हुए थे, हरिपुरा और त्रिपुरी के अंदर, ठीक है। तो आफ्टर मतलब इंडिपेंडेंट तक सारे के सारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन आपको करने हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित बेसिक बातें एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, बंबई के अंदर हुई थी। कब हुई थी, 1885 में हुई थी। कब हुई थी भाई, 1885 में हुई थी। और 1885 में कहाँ पे हुई थी, ग्वालियर टैंक के अंदर, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। उसमें कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, 72। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा दोस्तों, 72 तो लिया था, तो उसमें कौन कौन सी प्रेसिडेंसी के जो व्यक्ति, मतलब कौन कौन सी प्रेसिडेंसी से कितने व्यक्ति शामिल थे। सबसे ज्यादा जो 72 में से शामिल थे वो बंबई के थे। कहाँ के, बंबई के। कितने व्यक्ति शामिल थे इस प्रतिनिधि में, इस मंडल में, तो 38। कितने थे, 30। ये आपको याद रखना है, 72 सदस्य तो थे, इसमें बंबई के कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो 38 ने लिया था। और पूछे मद्रास के दूसरे नंबर पे, मद्रास के तो 21। कितने, 21। इसके बाद मद्रास के बाद अगर बात आए उत्तर प्रदेश की तो कितने, 7। और बंगाल और पंजाब प्रेसिडेंसी के जो कि इसमें कितने व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था, 3 व्यक्तियों ने, बंगाल के भी और पंजाब के भी, दोनों ने, 3 व्यक्तियों ने। तो ये 72 व्यक्ति इसमें शामिल थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। पहला जो अधिवेशन बंबई के अंतर्गत होता है, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले क्या था, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय यूनियन। कांग्रेस किसने परिवर्तित करवाया था, दादा भाई नेहरू के कहने पर, ठीक है। तो किस अंग्रेज की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ए.ओ. ह्यूम की सहायता से। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी बाद में, विलियम वेडनबर्न ने। किसने, विलियम वेडनबर्न ने। विलियम वेडनबर्न ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1889 की और 1910 की, 2 अधिवेशन की अध्यक्षता की। एक चीज यहाँ पे विशेष तौर पर आपको ये याद रखनी है, ए.ओ. ह्यूम ने किसी भी अधिवेशन की कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की, महासचिव रहा बस जब तक मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है। उसके जीवनीकार ने की 2 बार, 1889 और 1910। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ बेसिक बातें थी। और बातें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आते रहेंगे डिस्कस करते रहेंगे बाय क्वेश्चन, सारा का सारा सिलेबस एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने टंका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण करने की शुरुआत की। टकसाल शहर यानी कि मुद्रा पर मतलब टकसाल का शहर का नाम मुद्रित करवाने की प्रथा किस सुल्तान ने शुरू की। तो 4 ऑप्शन देखो भाई कौन कौन से थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। आपने पता है गुलाम वंश जो स्थापित होता है उसमें सबसे पहला शासक कौन बनता, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने को कभी भी बादशाह नहीं समझा था। क्यों नहीं समझा था, इसने तो मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी और ना अपने नाम का खुतबा पढ़ाया ना सिक्का चलाया था। तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद कौन था, इल्तुतमिश। भाई इल्तुतमिश ने तांबे का दाम और तांबे का टका और चांदी का जितल, ठीक है। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने की थी, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो तो होगा इल्तुतमिश। अब आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सिक्कों के बारे में अगर बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने भी जो अपने समय की जो वस्तुएं थी बाजार की मतलब प्रणाली के तहत वस्तुओं के दाम निश्चित कराए थे, ठीक है।
अगर सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन बनता है या तो इल्तुतमिश से बनेगा या इसके बाद डायरेक्ट बनेगा शेरशाह सूरी से। किससे बनेगा? शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी से कैसे बनता है? शेरशाह सूरी ने कौन सा सोने का सिक्का चलाया था? अशरफ। कौन सा चलाया था? अशरफ या दिनार जिसको हम बोलते हैं। चांदी का क्या चलाया था? चांदी का कौन सा सिक्का शेरशाह सूरी ने चलाया था? तो चांदी का जो सिक्का शेरशाह सूरी ने चलाया था दोस्तों, वो चलाया था रुपया। कौन सा? रुपया। शेरशाह सूरी के समय में कितने टकसालें थी? तो 23 टकसालें थी। कितनी टकसालें थी? 23 टकसालें थी। इनका आपको थोड़ा ग्रेन भी देख लेना है। कौन सा सिक्का? चांदी का सिक्का 180 ग्रेन का होता था। सोने का कितने ग्रेन का होता था? और तांबे का क्या चलाया था? सोने का अशरफ चलाया था, तांबे चांदी का रुपया चलाया था और तांबे का दाम चलाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। इनको आप नोट कर लो एक जगह, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? थर्ड क्वेश्चन, समाचार पत्र दिए गए थे और उनके साथ आपके उनसे संपादक दे दिए गए थे। समाचार पत्र के साथ संपादक दोस्तों, हर बार समाचार पत्र से क्वेश्चन बनता है, हर बार बनता है दोस्तों। देखो इसमें 4 समाचार पत्र दिए हैं, तो सबसे पहले अगर आपको इनमें से एक भी बनता है ना, एक भी आता है, तो उससे ही ऑप्शन को डिटेक्ट करने की कोशिश किया करो। चारों के चारों नहीं भी याद है, एक भी आता है ना आपको, देखो कोई कॉमन सा। जैसे आप एनी बेसेंट के बारे में देखो, ये प्रथम अध्यक्षता रही थी कांग्रेस की, है ना, आयरलैंड की थी, है ना, एनी बेसेंट। और थियोसोफिकल सोसाइटी की मतलब नेतृत्व भी इसने किया था बाद में, है ना, जब ये भारत आती है। तो एनी बेसेंट ने 2 पुस्तक 2 समाचार पत्र इससे संबंधित है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। आपको इसकी जानकारी है, इसकी जानकारी आपको है। आप इसको ऑप्शन से कैसे डिडक्ट कर सकते हो भाई? 3 का 2 ये है ना, तो सी का 2 ये 2 तो सही हो सकते हैं, लेकिन ये और ये सही नहीं है। इन 2 ऑप्शन में से होगा। अगर दूसरे की भी आपको अगर किसी की जानकारी है तो ऑप्शन हो गया यहीं पर राइट। चारों का चारों की नहीं भी जानकारी है तो दोस्तों ऐसे भी आंसर आप कर सकते हैं। तो फ्री हिंदुस्तान का जो लेखक था, जो संपादक था, वो कौन था? तारकनाथ दत्त। कौन था? तारकनाथ दत्त। इंडियन सोशोलॉजिस्ट का संपादक कौन था भाई? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ का मैंने बताया एनी बेसेंट। और बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल का लेखक कौन था? हॉर्निमोन। कौन था? बीजी हॉर्निमोन। ठीक है दोस्तों, तो चारों के चारों। आगे आपको क्या करना है? आपका काम क्या है? आपका काम है कि सरदार उसके महात्मा गांधी के, जवाहरलाल नेहरू के, अंबेडकर के, सभी के सभी के क्या करने हैं? समाचार पत्र आपको बहुत अच्छे से करने हैं दोस्तों। हर बार यहीं से क्वेश्चन बनता है, विशेष तौर पर अंबेडकर से संबंधित हर बार उसकी पुस्तक या समाचार पत्र से क्वेश्चन हमेशा बनता है दोस्तों। तो जो जिस चीज़ पे क्वेश्चन बनता है, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है, उसको तो आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या था भाई? फोर्थ क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शिफा अस्पताल का निर्माण कराया था? विशाल दारुल शिफा अस्पताल का निर्माण। मालवा से संबंधित एक क्वेश्चन कल बताया था कि मालवा का जो क्रम, इसमें 2020 एग्जाम की बातें कर रहे हैं। एक क्वेश्चन मालवा से कल, एक क्वेश्चन आज। कोई भी टॉपिक हल्के में नहीं लेना है। ये क्षेत्रीय राज्य है, सल्तनत के बाद जो स्थापित होते हैं, दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद स्थापित होते हैं क्षेत्रीय राज्य, ठीक है। तो आपने इनके बारे में जानना है। मालवा संबंधित कल ऑर्डर से संबंधित मैंने बताया था कि भाई मोहम्मद शाह गोरी है, खिलजी है, महमूद खिलजी प्रथम है ना, गियास शाह है, और फिर उसके बाद नादिर शाह है। तो ये चारों का क्रम मैंने आपसे कल बताया था, ठीक है। तो अब इनमें से अगर बात की जाए मालवा के किस सुल्तान की जिसने अस्पताल का निर्माण करा, तो मालवा में एक ही शासक इतना प्रसिद्ध हुआ है, वास्तविक जो शासक हुआ है, कौन हुआ है? महमूद खिलजी प्रथम। कौन हुआ है? महमूद खिलजी प्रथम। 10 मंजिला एक उसका निर्माण भी कराया है इसने, इमारत का। कहाँ पे? मांडू में। कहाँ पे कराया था? मांडू में। आपसे नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा इसके समय में जो राजपूत था वो कौन था? राणा कुंभा। या उसके इसके समय में बहमनी कौन था? या विजयनगर में कौन था? तो समकालीन भी साथ साथ में याद करते चलना है, समकालीन को छोड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका मालवा के सुल्तान ने अस्पताल का निर्माण कौन सा था? महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम। रट लो भाई, बिल्कुल एज इट इज भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं नेट के अंदर, या आसपास से क्वेश्चन होते हैं। हुसंग शाह के बारे में पढ़ लेते हैं, साथ में महमूद खिलजी के बारे में। मालवा जब क्वेश्चन पढ़ने के तरीका ये होने चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आप 1 महीना 2020 का एग्जाम भी करते हैं ना, बस 1 महीना 2020, ये जो जून में हुआ, अभी अक्टूबर में जो हुआ था, अगर आप इसको 1 महीना पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन उठाया मालवा, पूरा का पूरा मालवा पढ़ दीजिए। एक क्वेश्चन आपसे इल्तुतमिश का, पूरा इल्तुतमिश पढ़ लीजिए,
तो ऐसे अगर आप बुक मत पढ़ो, अब ये पैटर्न पढ़ो, अब अकेली बुक पे फोकस मत करो, मतलब कि एक पार्ट पे, कि अब लगभग 15-15 दिन एंशिएंट ही पढ़ रहे हैं, 15-15 दिन मिडिवल ही पढ़ रहे हैं। नहीं भाई, वो टाइम नहीं है। एक टॉपिक को, जैसे हम अभी गुप्ता पढ़ रहे हैं, तो 5 से 6 दिन नहीं दे सकते ना गुप्ता के ऊपर। मौर्य के अंदर 5 से 7 दिन नहीं दे सकते। तो दिमाग के अंदर जो इमेज होनी चाहिए लास्ट टाइम पे, वो सारी की मतलब उसकी फिगर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बुरुंजी का क्या अर्थ है। बुरुंजी का क्या अर्थ है, बुरुंजी क्या था? तो बुरुंजी जो था असम के एक वंशावली रिकॉर्ड था, असम के एक वंशावली रिकॉर्ड था। सिलेबस के अंदर जब सिलेबस स्टार्ट होता है, मतलब पहली यूनिट से, उससे पहले कुछ शब्दावलियां दी गई है। वे शब्दावलियां व्यर्थ नहीं है, वे बहुत काम किए। वहीं से क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन शब्दावलियों से हमेशा बनते हैं। तो शब्दावलियों पे काम करें, शब्दावलियों को बार बार देखे अच्छे से, तो वहां से क्वेश्चन बहुत बार बनता है, बहुत बार रिपीट होता है। उनको अच्छे से पढ़े और उनको डिस्कस करें गूगल से या बुक से, जो भी आप पढ़ते हैं। शब्दावलियों को छोड़ना नहीं है। तो बुरुंजी क्या है? एक शब्दावली है भी। तो असम के अंदर क्या है? वंशावली एक रिकॉर्ड है बुरुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शन देख लो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले तो इस पे काम करना है, सही है नहीं है। कुछ बस स्टूडेंट तो यहीं पे गलती कर देते हैं। अगर यहाँ मैं क्वेश्चन के अंदर है सही नहीं है, तो ये देखेंगे हमेशा अक्सर क्वेश्चन को क्या करते हैं कि सही है पढ़ना है। ठीक है, तो इसको तो वो छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, मतलब कि यहाँ पे गलती कर देंगे। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या क्वेश्चन है भाई? पहला ऑप्शन था कि भाई साम्राज्य एवं प्रांतीय विधान परिषदें सन 1892 तक पूर्णतया मनोनीत निकाय हुआ करती थी। बिल्कुल सही बात है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मनोनीत हुआ करती है, 1892 तक मनोनीत ही हुआ करती थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन देखिए। 1892 के इंडिया काउंसिल एक्ट से पूर्व विधान परिषदों का बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने की संवैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी। भाई बिल्कुल गलत है। आप एक बात बताइए, आप ये अधिनियम पढ़ते हैं, चलो 1773 से लेके पूरा का 1935 तक, अगर आप 1892, 1909 का, 1919 का, इन 3 अधिनियमों की इसमें चर्चा की गई है, तो आप एक बात बताइए, 1892 का जो अधिनियम था, आप उसमें बहस तो कर सकते थे, उसमें बहस तो कर सकते थे संसद के अंदर, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार आपके पास नहीं था। बजट पर मतदान करने का अधिकार आपके पास नहीं था। ठीक है, तो ये अधिकार नहीं थे। हाँ, एक मनोनीत निकाय हुआ करती थी उस समय तक, प्रांतीय और विधान परिषद, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, बजट पर चर्चा करने का अधिकार तो नहीं था भाई, बिल्कुल भी नहीं था बजट पर चर्चा 1892 में। ये तो उसके बाद हुआ 1909 1919 में, है ना। इसके बाद ऑप्शन था इल्बर्ट विल विधेयक पर मचा तूफान श्वेत नक्सलवाद की सर्वाधिक उग्र अभिव्यक्ति थी, यद्यपि यह कोई एकाकी मामला नहीं था। इल्बर्ट विल विधेयक जो कि लॉर्ड रिपन के समय में आता है, लॉर्ड रिपन के समय में, जिसकी सुनवाई मतलब जो ये होता है एक न्याय से संबंधित होता था, कि भाई जो अंग्रेजों से संबंधित जो मुकदमे की सुनवाई है उसको भारतीय जज भी कर सकते थे। ठीक है, हालांकि इस पे बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये वापस लेना पड़ा था प्रस्ताव। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन देखो भाई, 1909 में मार्लेमिंटो, बिल्कुल सही है। सुधारों ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन, अरे नहीं, मार्लेमिंटो 1909 में आता है, लेकिन द्वैध शासन तो 1919 में आता है प्रांतों में। तो लाइन के अंदर, ऑप्शन के अंदर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करना है। मार्लिमिंटो 1909, लेकिन द्वैध शासन की बात कर रही है भाई प्रांतों में 1919, बिल्कुल गलत है। तो पहला भी गलत है, चौथा भी गलत है, ओ सॉरी, हाँ, दूसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है। तो ऑप्शन जो बचा वो कौन कौन सा बचा? पहला और तीसरा, यानी कि सॉरी, ए और सी। कौन सा? ए और सी जो ऑप्शन बचा है भाई। प्रांतों के अंदर 1919 में, केंद्र के अंदर 1935 में जो द्वैध शासन लाया गया था, है ना। पता है ना आपको, प्रांतों में 1919 में। और 1919 की अगर मैं पूछूं कि मुख्य घटना और कौन कौन सी थी भाई, महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया था, महिलाओं को मताधिकार का अधिकार। आईसीएस जो परीक्षा होती थी इसके बाद भारत में होने लगी थी 1919 के अधिनियम के बाद में। ठीक है, और केंद्रीय बजट से अलग करके प्रांतीय बजट बना दिया गया था, किसके बाद? 1919 के अधिनियम के बाद। कुछ अधिनियम की मुख्य बातें आपको पता होनी चाहिए। 1909 मार्लेमिंटो जैसा पढ़ते हैं, इसमें 1909 का मार्लेमिंटो दे रखा है। ठीक है, तो इससे संबंधित बात पता होनी चाहिए कि जो वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसमें कौन कौन से भारतीय सदस्य शामिल थे, या इसमें किस संप्रदाय को या किस विशेषकर उसको पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत रखा गया था। 1919 में बढ़ा के उसको, पहला जो मुस्लिमों के लिए था 1919 का, उसके 1919 में बढ़ा के उसको सिखों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, ईसाइयों के लिए, इनके लिए कर दिया गया था 1919 के अंदरगत, है ना।
तो कुछ चीज़ें जो 1909, 1919, 1935, ये तो अगर आप पिछले नहीं करते हैं 1773, 84, 86, 1993, ओ सॉरी 1793, 1813, 33, 53, 58, 61, अगर आप 1% अगर आप तैयारी अभी थोड़ी कम है और वो भी नहीं करते हैं तो ये तीनों तो नहीं छोड़ने हैं। 1909, 1919, 1935, इन तीनों के तो बहुत जो भी पॉइंट दिए गए हैं उनको आपको करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या था? ए और सी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई निम्नलिखित स्मारकों का आरंभिक काल उनके ऐतिहासिक कालक्रम में रखें। तो स्थापत्य कला की अगर बात करते हैं, स्थापत्य कला ये इन्होंने दे रखी है किससे संबंधित? मुगल पीरियड से संबंधित। स्थापत्य कला मुगल और सल्तनत दोनों का करना है, चित्रकला मुगल का करना है, दो इन दोनों का। स्थापत्य कला चाहे मुगल हो चाहे सल्तनत, दोनों से क्वेश्चन बनता है। तो देखो कौन सा स्थापत्य कला किससे संबंधित था दोस्तों। तो अगर सारे भी आपको याद नहीं है, आपको देखते हो बीबी का मकबरा औरंगाबाद, ये किससे संबंधित है? ये औरंगजेब से संबंधित है। तो औरंगजेब कब गद्दी पे बैठता है? 1658 में। 1658 में बैठता है। अपने सारे भाइयों को पराजित करने के बाद 4 उत्तराधिकार युद्ध लड़ता है, बहादुरगढ़ का, धर्मठ का, सामूगढ़ का, खजुआ का, देवराय का। ये उत्तराधिकार युद्ध लड़ने के बाद गद्दी पे बैठता है। इसकी पत्नी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए एक मकबरा बनवाता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कब बनवाता है? तो 1660 में बनवाता है भाई, 1660 में। और आप देखते हो भाई एतमादुद्दौला कौन था? एतमादुद्दौला कौन था? ये जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां, जिससे जहांगीर 1611 में शादी करता है, उसका फादर था कौन? एतमादुद्दौला। उसकी माता का क्या नाम था? असमत बेगम। नूरजहां की माता का क्या नाम था? असमत बेगम। तो दोनों के लिए मकबरा कहाँ बनवाया गया था? आगरा के अंदर बनवाया गया था। किसने बनवाया था मकबरा आगरा के अंदर? ये बनवाया था नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने। जहांगीर नूरजहां इसके टाइम पीरियड पे कब कब बनवाया था भाई? 1622 में। कब? 1622 में। अगर आप इन दोनों ऑप्शन को चेक करते हैं तो दो ऑप्शन तो इससे ही डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपको सारी भी जानकारी नहीं है किसी क्वेश्चन की तो ऑप्शन से डिडक्ट करने की कोशिश किया करो दोस्तों। तो और बचे हुए दो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से। बेगम शाही मस्जिद लाहौर के अंदर, भाई लाहौर के अंदर है, जहांगीर ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? जहांगीर ने बनवाई थी बेगम शाही मस्जिद अपनी माता की याद में। अपनी माता की याद में 1614 में। 1614 में जहांगीर कालीन स्थापत्य कला के संबंधित इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। और बात की जाए चश्मा ए नूर अजमेर के अंदर, ये पानी से संबंधित था। 1615 में कौन बनवाता है? जहांगीर बनवाता है। कौन बनवाते हैं भाई? जहांगीर बनवाते हैं। तो बेगम शाही मस्जिद लाहौर के अंदर जहांगीर 1614, 1615 में चश्मा ए नूर अजमेर के अंदर 1615 में, 1622 में एतमादुद्दौला का मकबरा और 1660 में बीबी औरंगाबाद, यानी जिसको हम काला ताज भी बोलते हैं, जिसको काला ताज भी बोलते हैं। तो ऑर्डर से लगाओ भाई। सबसे पहले आएगा डी। तो डी कौन से में है भाई? एक में यही है, DACB। ठीक है भाई, आया समझ में? स्थापत्य कला बहुत अच्छे से कर लो दोस्तों। सारी बुक पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है। जो टॉपिक जहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है उन क्वेश्चन को तो आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई अफगान राज्य तंत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ ध्यान देना। अगर सही नहीं है तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसको सबसे बाद में पढ़ना है, पहले इसी लाइन को पढ़ना है बहुत अच्छे से। अब इसमें बात की गई अफगान राज्य तंत्र की। तो आपको अफगान से संबंधित एक बात पता होनी चाहिए, भारत में अफगानी आए कब थे? कौन अफगान थे? ये सल्तनत वाले अफगानी थे या मतलब जो गुलाम थे, खिलजी थे, तुगलक थे, सैयद थे, लोधी थे? ये कौन अफगान थे भाई? जो लोधी आए थे ना वही अफगानी थे। सबसे पहले बहलोल लोधी जो आता है सबसे पहला अफगानी होता है। बहलोल लोधी, उसके बाद सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। ये लोधी वंश से संबंधित थे, जो थे अफगान थे। और द्वितीय जो अफगान वंश की स्थापना होती है वो शेरशाह सूरी के समय में होती है। तो 2 अफगान वंश आपको याद रखने हैं। तो इसमें बात देखते हैं किसकी की गई है। इसमें है पहले ऑप्शन की बहलोल के विपरीत सिकंदर लोधी ने राज सिंहासन पर बैठना शुरू किया। कोई भी दूसरा अमीर उसके बराबर नहीं बैठ सकता था। बिल्कुल सही बात है। जो बहलोल लोधी था वो नीचे बैठता था अपने सरदारों के साथ, गद्दी पर नहीं बैठता था। और इसके विपरीत जो सिकंदर लोधी था उसने बैठना शुरू किया था। किस पे? गद्दी पे बैठना सिकंदर लोधी ने शुरू किया था। बिल्कुल सही है भाई ऑप्शन। वह अभी भी समान हैसियत वालों में प्रथम के सिद्धांत में विश्वास करता था। नहीं, गलत है भाई। कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई अमीरों तथा आम जनों के सामने सुल्तान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में राज्य के फरमान प्राप्त करने के लिए विस्तृत नियम बनाए। बिल्कुल सही बात है भाई। एक प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान को राज्य और विशेषकर अमीरों की गतिविधियों से सूचित रखना था। भाई गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित अगर कहीं कोई कथन आपको मिलता है एकदम सिकंदर लोधी बोलते, मतलब इसके समय में गुप्तचर व्यवस्था इतनी भयंकर थी कि बोलते थे भाई दीवारों के भी
कान लगे हुए हैं, दीवारों के भी कान लगे हुए हैं, बहुत मतलब कि एक सटीक गुप्तचर व्यवस्था थी। किसकी? सिकंदर लोदी की। सिकंदर लोदी से संबंधित क्या क्या बातें आपको याद रखनी है, बेसिक तो आपने पता होने चाहिए भाई। जो भूमि की जो पैमाइश हुई थी अकबर से पहले और सिकंदर लोदी के बीच में, वो किसकी चलती? सिकंदर लोदी की। कौन सी? गज ए सिकंदरी। कौन सी? गज ए सिकंदरी। इसी का अनुसरण किया था, गज ए सिकंदरी का, इब्राहिम लोदी ने, बाबर ने, हुमायूं ने, शेरशाह सूरी ने। जो अकबर के शासनकाल में 1586 तक, जब तक गज ए इलाही नहीं बनती थी, तो गज ए सिकंदरी का ही प्रयोग होता था। तो गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही, आपसे पूछा इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या रेशो है, तो रेशो है जो 39:41 का, 39:41 का। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपसे पूछा गया है। सिकंदर लोदी का मूल नाम आपसे पूछ लिया जा सकता है। मूल नाम क्या था? कल बताया, निजाम खान था। क्या नाम था? निजाम खान। सिकंदर लोदी वैसा सकता जिसने मतलब अपने भाई बरबख्श शाह को हटा के जौनपुर से, और जौनपुर को अपने राज्य में शामिल कर लिया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है तो बहुत मतलब ये क्वेश्चन आपको क्या लगाना है? सिकंदर लोदी। कल एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि उसे खाद्यान्न से जकात जो हटाया था, किसने हटाया था? सिकंदर लोदी ने हटाया था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में किसने 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? कब? 1876 में। 1876 में किसने की थी? महेंद्र लाल सरकार ने। किसने की थी? महेंद्र लाल सरकार ने। किसकी स्थापना की थी? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना कब? 1876 में। 1876 में और कौन सी मुख्य घटना घटी थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। किसकी अध्यक्षता में? कौन कौन व्यक्ति शामिल थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो ये आपको याद रखना है, महेंद्र लाल सरकार। ये एक क्या थे? चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक। और चिकित्सक के साथ क्या थे? दोनों समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक भी थे महेंद्र लाल सरकार। तो आपको इसका राइट आंसर क्या था भाई? महेंद्र लाल सरकार, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन था 10th क्वेश्चन भाई, कि मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? तो ये सुल्तान जी किससे कर रहे थे शिकायत? ये काजी मुखिसुद्दीन से। काजी मुखिसुद्दीन से। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड क्या था? किसके बाद आता है खिलजी वंश? गुलाम वंश के बाद आता है। संस्थापक खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, उसका उत्तराधिकारी होता है अलाउद्दीन खिलजी। उसको मारने के बाद गद्दी पे बैठता है। कब बैठता है? 1296 में और 1316 तक। 1316 तक। ठीक है, इसमें आपसे संबंधित याद रखना भाई, अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल हमले हुए। किसके समय में? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। और जो ये भूरा जैसी व्यवस्था थी, जो कर लेता था 50% लेता था, ये भी, और मोहम्मद बिन तुगलक भी। और जो खुम्स लेता था वो 4/5 लेता था। कितना? 4/5, यानी कि 80% लेता था। ठीक है, और इसके अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अभियान, दक्षिण के अभियान जैसा देवगिरी, वारंगल, होयसल, पांडे, गुजरात, उत्तर के अभियान गुजरात, रणथंबोर। अगर इसके अभियान की बात की जाए तो अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। उत्तर में जो अभियान किए थे किस क्रम से किए थे? गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, सिवान, जालोर, ये उत्तर के अभियान थे। और दक्षिण के अभियान की बात की जाए तो दक्षिण के अभियान थे देवगिरी, वारंगल, होयसल और पांडे, ये 4 अभियान थे। तो इसका सही आंसर क्या था? काजी मुखिसुद्दीन से, इससे शिकायत करता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन क्या था भाई, कि सन 1936 में निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत गठित किया था? 1936 की बात है भाई। किसने किया था? आरपी दत्त और बेन ब्रैडले ने। दत्त, जिसको हम दत्त और ब्रैडले मॉडल भी बोलते हैं, 1936 में। तो 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी भाई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। कहाँ पे की थी? लखनऊ के अंदर की थी भाई। ठीक है, लक्ष्य क्या था कांग्रेस का? समाजवाद को पाना। नेक्स्ट क्वेश्चन था भाई, संगीत के क्षेत्र में अपनी महारता के लिए निम्नलिखित में से कौन से राजा सुल्तान ने, कवि ने गंधर्व की उपाधि धारण की थी? गंधर्व की उपाधि अंतिम सुल्तान था भाई, सुल्तान हुसैन सरकी। अंतिम सुल्तान हुसैन सरकी ने। ठीक है, इसके बाद इसको बहलोल मतलब लोदी ने अपने साम्राज्य में, मतलब वहां पे अपना बेटा बरबख्श शाह को बिठा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में किसने बंगाल के विभाजन का उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल एक अलग दिशाओं में जाएगा? हर्बर्ट रिजले ने, ना कि लॉर्ड कर्जन ने। हर्बर्ट रिजले ने एक पत्र लिखा था अपने भारत सचिव को 1904 के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या था? हर्बर्ट रिजले। यानी कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल अनेक रास्तों पर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, निम्नलिखित में से कौन से सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिकतावादी उर्दू पत्रिका तहजीबुल अखलाक प्रकाशित की थी? तो सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने। ये सर सैयद अहमद खान ही थे जो 1857 की क्रांति के बाद प्रथम पुस्तक इनकी प्रकाशित होती है, ऐसवाब बगावत हिंद। ऐसवाब बगावत हिंद।
आधुनिकतावादी पे काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में कौन से कथन सही है। तो पहला ऑप्शन था गुरु गोविंद से संबंधित कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध कला और आध्यात्मिक नेतृत्व दोनों में निपुणता हासिल की। सही बात है। दल खालसा की स्थापना इन्होंने ही की थी 1699 में। आध्यात्मिकता के साथ साथ सैनिक पे भी कार्य करते थे। नेक्स्ट ऑप्शन, सैनिक कार्यवाही को उचित ठहराने के लिए उन्होंने सिख मान्यता की पुनर्व्याख्या की। बिल्कुल सही बात है भाई। नेक्स्ट है, काबुल के गवर्नर शहजादा मुअज्जम ने सिखों के साथ एक समझौता किया और उन्हें पनाह दी। सही बात है भाई। शहजादा मुअज्जम के अंततः आदेश मिला कि जिस सिख गुरु ने उनके राज्य में शरण लिया है उससे वह राज्य से बाहर कर दे, लेकिन मुअज्जम ने मानने से इनकार कर नहीं मना कर दिया ना। ये मुअज्जम कौन था? ये मुअज्जम था बहादुर शाह प्रथम, यानी कि शाह आलम प्रथम, यानी कि औरंगजेब का बेटा, जो गद्दी पे बैठता है अपने भाइयों को मृत्यु करने के बाद। इसके भाई कौन थे? आजम और काम बख्श, जिसको जजाऊ के युद्ध और बीजापुर के युद्ध में पराजित करते हैं। सिख गुरु अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे। इसके बारे में जब डिटेल से विस्तार करेंगे तो सारा कुछ बताएंगे दोस्तों। तो ये 15 क्वेश्चन थे। आगे वाली वीडियो में कोशिश करेंगे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने लाए। तो एक कमेंट मतलब अपनी अपनी कई बात दोबारा रिवाइज करना चाहता हूँ। 2013 से 2020 तक के जितने भी क्वेश्चन बने हैं अभी तक सारे के सारे डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप विश्वास कीजिए। रेगुलर वीडियो को देखिए और आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परसों मंडे में। तब तक के लिए थैंक्स।